नमस्कार साथियों, शिक्षा संकल्प एसएस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, जो पहले मेरा यूट्यूब चैनल का नाम कॉमर्स क्लासेस एंड संगणक क्लासेस था, अब उस यूट्यूब चैनल का नाम मैंने शिक्षा संकल्प एसएस यूट्यूब चैनल कर दिया है, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा नाम था तो उसमें समस्या आ रही थी, टैग करने में और सर्च करने में भी समस्या आ रही थी। ये शिक्षा संकल्प एसएस यूट्यूब चैनल है। इसमें साथियों मैंने इसका नाम शिक्षा संकल्प एसएस यूट्यूब चैनल इसलिए दिया है कि वाणिज्य वर्ग से रिलेटेड वीडियो और जीके और मैथ और तमाम प्रकार के जो विषय हैं जो संगणक से संबंधित हैं और भी कंपटीशन से संबंधित है। अभी हमारा मेन फोकस संगणक पर रहेगा। संगणक पर राजस्थान की जीके है, मैथ है और स्टेटिस्टिक्स है, इकोनॉमिक्स है, उनकी वीडियो मैं शिक्षा संकल्प एसएस यूट्यूब चैनल पर हमेशा डालूंगा। हमने गत वीडियो के अंदर स्टेटिस्टिक्स की परिभाषा और अर्थ को हमने जाना था। आज जो हमारा लेक्चर रहेगा साथियों, वो हमारा लेक्चर जो आंकड़े हैं उनका संग्रहण हम किस प्रकार से करते हैं, उन आंकड़ों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। किस प्रकार से आंकड़ों का संग्रहण होता है, कलेक्शन होता है। तो मोटे मोटे तौर पर जब मैं आपको बता दूं तो साथियों यहाँ से सीधा प्रश्न उठता है कि आंकड़ों का संग्रहण, जैसे कि आंकड़ों का संग्रहण दो रूप से होता है। एक प्राथमिक आंकड़े होते हैं और एक द्वितीयक आंकड़े होते हैं। प्राथमिक आंकड़ों की जब मैं बात करता हूं तो वो आंकड़े होते हैं जो नए सिरे से इकट्ठे किए जाते हैं, जैसे कि कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल, वो एक प्राथमिक आंकड़ों के अंदर चला जाएगा। और द्वितीयक आंकड़े वो होते हैं जो पक पकाया माल होता है, जो पहले से प्रकाशित होते हैं, अभिलेखित होते हैं, रिकॉर्डेड होते हैं, रिपोर्टेड होते हैं या पब्लिश किए हुए होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, बड़ी बड़ी संस्थाओं के द्वारा, या कुछ बुकलेट्स जो जारी होती है। तो वो हमारे, अगर हम उन आंकड़ों को इकट्ठे कर रहे हैं तो वो आंकड़े हमारे लिए द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। तो जो आंकड़ों का संग्रहण है ये दो रूप से होता है। इन समंक का हम जो कलेक्शंस करते हैं, जो डाटा है, जो आंकड़े हैं, ये एक प्राथमिक आंकड़े होते हैं और एक द्वितीयक आंकड़े होते हैं। गौर करें विद्यार्थियों, यहाँ से प्रश्न सीधा बनता है कि प्राथमिक जो आंकड़े हैं ये नए सिरे से एकत्रित किए हुए होते हैं। प्राथमिक आंकड़े नए सिरे से एकत्रित किए हुए होते हैं। द्वितीयक जो ये आंकड़े हैं ये पूर्व में अन्य व्यक्ति या फिर कोई संस्था के द्वारा संकलित होते हैं, संकलित किए हुए होते हैं और ये प्रकाशित होते हैं, पहले से ही पब्लिश किए हुए होते हैं। कोई भी संस्था है, कोई व्यक्ति के द्वारा पहले से ही इकट्ठे किए हुए, फिर उनको प्रकाशित करना और फिर हम उन्हें जब आंकड़ों को इकट्ठे करते हैं तो वो आंकड़े हमारे लिए द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। मोटे मोटे तौर पर हम प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़ों के अंतर को जानेंगे और यहाँ से सीधा प्रश्न बन सकता है। प्राथमिक आंकड़ों की प्रकृति कैसी होती है? ये मौलिक और कच्चे माल की तरह होते हैं, बिल्कुल पहली बार उपयोग में आए हुए होते हैं। द्वितीयक आंकड़े ये एक बार गुजर चुके होते हैं। रॉ मटेरियल को हम जब अलग अलग प्रक्रिया से उनको जब हम कच्चे माल को हम शुद्ध माल बना देते हैं, पका हुआ माल बना देते हैं, तो वो द्वितीयक आंकड़ों के अंदर जाता है। संग्रहकर्ता, इसे कलेक्शन अनुसंधान करता है, प्रतिनिधि खुद जाकर इनका आंकड़ों का कलेक्शन करते हैं। इसके अंदर यानी द्वितीयक आंकड़ों के अंदर अन्य व्यक्तियां या संस्था के द्वारा जो पूर्व में कलेक्टेड किए हुए होते हैं, अन्य कोई व्यक्ति हो या संस्था हो, उनके द्वारा जो पूर्व में कलेक्टेड किए हुए होते हैं वो सब द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। इसकी योजना, जब हम प्राथमिक आंकड़ों की योजना बनाते हैं तो ये नए सिरे से योजना बनाकर प्राथमिक आंकड़े इकट्ठित किए जाते हैं। ये उपलब्ध समंक होते हैं, पहले से ही समंक डाटा से आंकड़े हैं, पहले से ही प्रकाशित होते हैं, रिपोर्टेड होते, प्रतिवेदित होते हैं, अभिलेख यानी कि रिपोर्टेड होते हैं, रिपोर्ट में दर्ज होते हैं। उन आंकड़ों को उठाना द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। इसका उद्देश्य ये अनुकूल आंकड़े होते हैं, अनुकूल होते हैं। ये एकत्रित करने में, द्वितीयक आंकड़े एकत्रित करने में कम धन लगता है, क्योंकि पहले से प्रकाशित होते हैं और हमें सीधे वहां से उठाने पड़ते हैं, मगर इन्हें अनुकूल बनाना पड़ता है। द्वितीयक आंकड़ों को अनुकूल बनाना पड़ता है। यहाँ से विद्यार्थियों सीधा थियोरेटिकल क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के अंदर उठता है और हमने डायरेक्ट वहीं की बात की है, घुमा फिरा के बात ना कर फैक्चुअल, फैक्ट टू फैक्ट बात करेंगे। यहाँ से सीधा क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। ज्यादा लंबा पढ़ना, फिर उसमें से कंफ्यूज हो जाना, इससे अच्छा है कि हम कंटेंट टू कंटेंट पढ़े। पहले वाले जितने भी पेपर है उसका एनालाइज किया है और उस पेपरों के अकॉर्डिंग ही मैंने मैटर कंटेंट तैयार किया है, ताकि हम सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन को हिट कर सकें। प्राथमिक आंकड़े संकलन की विभिन्न प्रकार की जो रीतियां होती हैं, उन रीतियों को पढ़ेंगे। जो प्रमुख रूप से 5 रीतियां हैं प्राथमिक आंकड़ों को संकलन की रीतियां। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के द्वारा आंकड़ों को एकत्रित करना, अप्रत्यक्ष मौलिक अनुसंधान के द्वारा आंकड़ों को एकत्रित करना, संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति, संवाददाताओं को भेजकर सूचना एकत्रित करना, इसके अंदर भ्रामक स्थिति बनी रहती है, हम आगे बात करेंगे। सूचकों के द्वारा अनुसूचियां भरवाना,
प्रगणों के द्वारा सूचना प्राप्ति करना। गौर करें, जो पहला बिंदु है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, इसके अंदर क्या क्या होता है, इसका क्षेत्र कितना सीमित होता है, इसके आंकड़े विश्वसनीय होते हैं नहीं होते, उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के अंदर प्रत्यक्ष व्यक्ति अनुसंधान करता है, उस अनुसंधान से तमाम प्रकार के आंकड़े एकत्रित करता है। इसका क्षेत्र बिल्कुल सीमित होता है, क्योंकि एक व्यक्ति जब प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी जाकर आंकड़े एकत्रित करता है तो लंबे व्यापक क्षेत्र पर नहीं जा सकता है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से जाता है तो वहाँ क्षेत्र सीमित होता है। इस आंकड़ों में बिल्कुल मौलिकता बनी हुई रहती है, इस शुद्धता होते हैं, शुद्ध होते हैं, क्योंकि जब हम प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी डाटा उठाते हैं तो वो शुद्ध आंकड़े होते हैं। गोपनीयता भी बनी रहती है, जब एक व्यक्ति किसी प्रत्यक्ष रूप से मिलकर आंकड़े लेके आता है तो बिल्कुल उसमें गोपनीयता बनी रहती है। तीसरे व्यक्ति से हम जब आंकड़े लेते हैं तो उसमें गोपनीयता भंग हो जाती है। अनुसंधानकर्ता स्वयं जाता है और उन आंकड़ों को एकत्रित करता है। ये प्रत्यक्ष रूप से समंग एकत्रित करने की विधि है। इसके अंदर हम क्या अनुसंधान करते हैं, क्या रिसर्च करके आंकड़े एकत्रित करते हैं, तो इस सीमित क्षेत्र के अंदर होते हैं आय व्यय के आंकड़े इसके अंदर एकत्रित किए जाते हैं। गौर करें विद्यार्थियों, आय और व्यय के आंकड़े लिए जाते हैं। मजदूरों की रहन सहन, मजदूरों की लाइफ स्टाइल के आंकड़े इससे उठाए जाते हैं। शिक्षित बेरोजगार संबंधित आंकड़े भी इससे लिए जाते हैं। इसके अंदर प्रत्यक्ष व्यक्ति अनुसंधान के आर्थर यंग करके एक अर्थशास्त्री हुए, उन्होंने कृषि उत्पादन का अध्ययन किया। प्रत्यक्ष अनुसंधान नीति के अंदर कितनी कृषि उत्पादित होती है, क्या कृषि का खाद्यान्न मूल्य है, इस प्रकार के जो आंकड़े हैं वो एकत्रित करने का श्रेय आर्थर यंग को जाता है प्रत्यक्ष अनुसंधान विधि के अंदर। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि के अंदर एक अनुसंधानकर्ता तृतीय पक्ष से पूछताछ कर आंकड़े एकत्रित करता है, तो इसका क्षेत्र भी व्यापक होता है। गौर करें, उदाहरण से समझें, जैसे कि एक व्यक्ति जैसलमेर के अंदर बैठा है, उसका मिलने वाला व्यक्ति बाड़मेर के अंदर बैठा है, और मैं उससे उसकी पूरी जानकारी, जैसलमेर में बैठे व्यक्ति की पूरी जानकारी बाड़मेर में बैठे व्यक्ति से ले लेता हूं, तो मैंने अप्रत्यक्ष रूप से तृतीय पक्षकार से उसकी पूछताछ कर ली, तो क्षेत्र तो व्यापक हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि जैसलमेर वाले व्यक्ति की मुझे जानकारी मुझे बाड़मेर के अंदर मिल गई, मगर ये मित्र व्यय है, इसका क्षेत्र तो व्यापक है, मित्र व्यय इसमें कम व्यय लगता है क्योंकि मुझे जैसलमेर तक नहीं जाना पड़ा। स्थानीय लोगों या संवाददाताओं से सूचना क्या किया जाता है, इसके अंदर स्थानीय व्यक्ति और विशेष संवाददाताओं को नियुक्त किया जाता है, और स्थानीय व्यक्तियों से सूचना ली जाती है और विशेष संवाददाताओं को नियुक्त किया जाता है। संवाददाता जाकर आंकड़े एकत्रित करते हैं, मगर इन आंकड़ों के अंदर अनेक अशुद्धियां रहती है, बहुत सी भ्रामक स्थिति रह जाती है, संवाददाता गलत सूचना भी ले आ सकते हैं। सूचकों के द्वारा प्रश्नावली भरवाना, किस प्रकार सूचक यानी कि सूचना देने वाले प्रश्नावली भरकर, तमाम प्रकार की प्रश्नावली भरकर हमें आंकड़े जुटाते हैं और वो आंकड़े हम एकत्रित कर लेते हैं। इनमें शिक्षित व्यक्ति ही प्रश्नावलियां भर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और इसके अंतर को भी जानेंगे। प्रश्नावली छपवाकर डाक के द्वारा भेजकर, इसका क्षेत्र व्यापक होता है। इसका प्रश्नावली सूचकों के द्वारा प्रश्नावली भरवाने का क्षेत्र व्यापक होता है। अनुसंधान इसमें किसका होता है, पारिवारिक बजट, कैसे मैं समझेंगे, सूचना मत सर्वेक्षण और बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े। जैसे कि हमें किसी भी जिले के तमाम प्रकार के वहाँ के लोगों के आंकड़े हमें एकत्रित करने हैं, तो हमने क्या किया, प्रश्नावली छपवा दी, प्रश्नावलियाँ ऐसी छपवाकर उन प्रश्नावलियों को हमने भेज दिया कहीं, जैसे बाड़मेर जिले के अंदर भेज दिया, जयपुर जिले के अंदर भेज दिया। अब जयपुर वाले उन प्रश्नावलियों को पढ़कर, सूचनादाता उन प्रश्नावलियों को पढ़कर अपने पारिवारिक बजट, उसके अंदर प्रश्न पूछा गया आपके परिवार की कितनी आय है, तो बोल दिया 5 लाख आए हैं, तो एक शिक्षित व्यक्ति इन प्रश्नावलियों को भरेगा और उन प्रश्नावलियों भरकर वो वापस लौटाएगा और हमें आंकड़े एकत्रित हो जाएंगे। तो ये डाक के द्वारा प्रश्नावली भेजी जाती है, बस इसके अंदर व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए, शिक्षित बिना उभर ही नहीं सकता है। गौर करें, और इनका क्षेत्र कैसा होगा, व्यापक होगा, प्रश्नावली का क्षेत्र व्यापक होगा और शिक्षित व्यक्ति ही भर सकते हैं। प्रकरणों के द्वारा अनुसूची भरवाना, अब क्या है, प्रकरण या अनुसंधानकर्ता स्वयं खुद जाकर अनुसूचियां भरते हैं, सामने वाले से प्रश्न पूछते हैं, सामने वाला उत्तर देता है और वो अनुसूचियां भरने लग जाते हैं। प्रकरण खुद अनुसूचियां भरते हैं, यहाँ से सीधा प्रश्न आ सकता है, अनुसूचियों के अंदर प्रकरण खुद अनुसूचियां भरते हैं, सामने वाले सूचनादाता से प्रश्न पूछा जाता है। अब सूचनादाता इसमें शिक्षित भी हो सकते हैं, सूचनादाता इसमें अशिक्षित भी हो सकते हैं। जैसे शिक्षित से पूछा कि आपकी पारिवारिक आय क्या है, तो शिक्षित भी उत्तर दे पाएगा, अशिक्षित से पूछा तो अशिक्षित भी दे पाएगा, क्योंकि इन्हें सूचनादाताओं को सूचनाएं नहीं भरनी होती हैं, प्रकरण खुद जाकर वहां भरते हैं अनुसूचियों के अंदर। ये गवर्नमेंट के लिए बहुत ही उपयोगी रहते हैं। इसके अंदर जनगणनाएं के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, आर्थिक समीक्षा सर्वेक्षण के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। खुद एक व्यक्ति जाकर अनुसूचियां भरता है तो ये बिल्कुल शुद्ध रहते हैं और विश्वसनीय योग्य होते हैं। पर इसके अंदर ये है कि ये बहुत खर्चीली होती है, क्योंकि अनुसूचियां जब हम खुद भरने जाते हैं तो इसका क्षेत्र व्यापक नहीं होता है, क्योंकि हमें हर जगह जाकर वहाँ से अनुसूचियां भरनी होती है, तो इसका
खर्चा भी ज़्यादा आएगा। तो अनुसूचियाँ खर्चीली होती है, बशर्ते प्रश्नावली से। प्रश्नावली इतनी खर्चीली नहीं होती है, इसके अंदर